चुनाव विशेष और आज विशेष रूप से द फॉल ऑफ दलित पॉलिटिक्स, इस पे चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है स्पेशल एपिसोड विधानसभा चुनाव द फॉल ऑफ दलित पॉलिटिक्स। मेरे साथ इस सिलसिले में जो बात करने के लिए अरविंद कुमार लंदन यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। आप सब जानते हैं अरविंद लगातार आते हैं और अम्बेडकरनामा पर बोलते हैं, और खास तौर से जो उत्तर प्रदेश का जो वोटिंग पैटर्न है और जो पूरा जो राजनीतिक रचना है, उस पर ही उनका पीएचडी लंदन यूनिवर्सिटी से चल रहा है। अभी सितंबर में पिछले साल, जहां तक मुझे याद है, फील्ड सर्वे के लिए आए थे, भारत आए थे और उत्तर प्रदेश में काफी उन्होंने दौरा किया था। सितंबर अक्टूबर में शायद चले गए, तो उससे पहले आए थे, अप्रैल वगैरह में आए थे और दौरा किया था और बहुत सारी सटीक जानकारी हमसे साझा करके गए थे। और वहां रहते हुए भी लगातार सटीक जानकारी बीच बीच में हमें अम्बेडकरनामा पर हमारे दोस्तों को सुनाते रहे। आज चुनाव, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव था, रिजल्ट आ गया है ऑलमोस्ट। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से बीजेपी आई है, पंजाब में प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी आई है, उत्तराखंड में बीजेपी है, मणिपुर में बीजेपी है और गोवा में भी बीजेपी। 4 राज्य में बीजेपी है। और सबसे जो दिलचस्प है, एक समय की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 1 सीट पर सिमट गई। पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन था, वहां भी 1 सीट पर सिमट गई। वोट परसेंटेज में तकरीबन 10% की गिरावट देखी गई है। अभी फाइनल रिजल्ट आएगा तब बता सकता हूं, लेकिन ओवरऑल दिन भर की जो खबर है उसके हिसाब से 10% के आसपास गिरावट है। आखिर इतने बड़े सूबे में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, अगर संख्या के हिसाब से, नॉट परसेंटेज के हिसाब से, संख्या के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। क्या इस समाज में शेड्यूल कास्ट में कुछ कंफ्यूजन है? कैसे ये फॉल हुआ है? जहां बहन जी 4 बार सीएम रही हैं, वहां पे उनका पूरा सुपड़ा साफ हो गया है। क्या वजह है, ये सब समझेंगे अरविंद कुमार से। चूंकि उनके रिसर्च का विषय यही है, इसलिए उनकी जानकारी एकदम ऑथेंटिक होगी। वो कथा नहीं कहते हैं, हवा में बात नहीं करते हैं, भक्त की तरह बात नहीं करते हैं, सवाल खड़े करते हैं, क्रिटिक करते हैं, सवाल पूछते हैं। इसलिए उनको सुनना आज के इस मौके पर बहुत जरूरी है। अरविंद, स्वागत है आपका अम्बेडकरनामा में, बहुत दिन बाद आए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रतन लाल जी। बीच में आपका भी, आपके अम्बेडकरनामा के साथ भी गड़बड़ी हो गई थी, तो इस वजह से जाहिर सी बात है कि बहुत दिन बाद आना हुआ। लेकिन तो एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि लोग सच सुनना नहीं चाहते हैं। और जब हम लोग लगातार ये तमाम बातें कह रहे थे, तो बहुत लोग कह रहे थे कि आप ऐसा कह रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लोगों ने एक चीज ये बैठ के अपने दिमाग में बना लिया, खासकर जो थोड़ा सा मतलब प्रबुद्ध तबका है, वो अपने आप को ये बना लिया कि सब कुछ वही जानता है, और जो गांव में मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी है वो कुछ नहीं जानता है। वो जो है बिल्कुल इलिटरेट, मतलब उसको कुछ नहीं पता कि उसके लिए क्या क्या बेहतरीन है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। अगर मतलब सबसे पहले हम शुरुआत करें जो है उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस पर, तो देखिए हम लोग बहुत कुछ जो है काम हम लोग करते हैं डेटा ड्रिवन, डेटा के आधार पर वर्क किया जाता है, जिसमें कई चीजें होती। एक तो मतलब क्वांटिटेटिव डेटा होता है कि जो नंबर्स होता है वो होता है। दूसरी चीज होता है कि ऑब्जर्वेशन होता है। कुछ इंटरव्यूज वगैरह भी लेते हैं। जैसे मैं केवल क्वांटिटेटिव डेटा पर मतलब रिलाई नहीं करता हूँ, थोड़ा सा इंटरव्यूज वगैरह भी लेता हूँ। और जो है फिर उसके बाद होता ऑब्जर्वेशन, आपका अपना भी ऑब्जर्वेशन होता है। जब आप टहलते हैं, घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो पता चल रहा होता है क्या हो रहा है एक्चुअली में। तो देखिए, जो हम लोग लगातार देख रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो वहां हो ये रहा था कि पिछली बार के अगर 2017 से और 2018 के बीच का मतलब इस चुनाव के बीच में जो 2 कंपीटिंग पार्टियां जो लड़ रही थी, वो थी समाजवादी पार्टी और जो है बीजेपी। बीजेपी को समाजवादी पार्टी जो है
टक्कर देते हुए दिख रही थी। तो उसमें हो ये रहा था कि बीजेपी का वोट परसेंट जो है 40-41% के आसपास था और समाजवादी पार्टी का 21% के आसपास था। चूंकि पिछला चुनाव 2017 वाला वो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ी थी, तो जब उसको जोड़ दे दे तो वो 27-28 चला जा रहा था, लेकिन बीजेपी अलायंस का जोड़ देने पर जो है वो 44 वगैरह का आसपास चला जा रहा था। मतलब सीधा सीधा जो है हम उसको इस वजह से अलायंसेस को हटा दें, केवल बीजेपी के वोट परसेंटेज और समाजवादी पार्टी के वोट परसेंट को देखें तो उसका तकरीबन 10-12% का डिफरेंस है, जो कि चुनाव की एनालिसिस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, सो बीजेपी मतलब समाजवादी पार्टी को जीतने के लिए ये समझ लीजिए कि 10% वोट को स्विंग कराना था, मतलब बीजेपी से तोड़ के लाना था और जो है उसको बढ़ा के ले जाना था। हो ये रहा था कि समाजवादी पार्टी अपोजिशन वाला वोट तो गैल्वेनाइज कर रही थी, कंसोलिडेट कर रही थी, लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं कर पा रही थी जिससे वो बीजेपी का वोट तोड़ के ले आए। ठीक, और यही जो है मिस्टेक हुई है उससे, जिसकी वजह से वो मतलब हम लोग ये देख रहे थे, ये लगातार लिख रहे थे कि जो है बीजेपी का वोट मेरा जो एनालिसिस थी, प्रेडिक्शन था कि बीजेपी का वोट परसेंटेज कम होगा, वो प्रेडिक्शन गलत हुआ है। और ये था कि समाजवादी पार्टी का बढ़ेगा और बहुजन समाज पार्टी का घटेगा। तो ये दोनों प्रेडिक्शन मेरे जो है मोरल ये सही हुए हैं। बट कितना भी जो है एक चुनाव में जब ऑल ऑफ सडन किसी पार्टी का वोट परसेंटेज बहुत बढ़ जाता है तो एक चुनाव में वो 10-15-20% खिसक नहीं जाता है। जैसे बहुजन समाज पार्टी का भी वोट परसेंट 21-22% के आसपास से अब की 12-13% पे आया हुआ है। तो आप ऐसे में नहीं समझ लीजिए कि वो अचानक से जीरो चला जाएगा। ठीक है, हाँ, अब अगली बार वो जाएगा, अगली बार आप ये नहीं इंश्योर कर सकते कि वो 8% रहेगा या जो है वो 3% रहेगा, वो या पॉइंट में भी चला जाएगा, जैसे दिल्ली उल्ली में हुआ 14% से गिरा 9%, 9% के बाद ऐसे ऐसे धीरे धीरे गिरता है, लेकिन तो एक समय के बाद जो है वो अचानक से पूरी तरीके से गिर जाता है। तो बीजेपी का वोट परसेंट किसी भी कीमत पे गिरते हुए नहीं दिख रहा था, बहुत ज्यादा नहीं गिरते हुए दिख रहा था, या समाजवादी, इस वजह से हम लोगों को इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि जो है मतलब बीजेपी अचानक से पूरा 150 सीट पे आ जाएगी या 100 सीट पे आ जाएगी, डेसिमेटेड डिफीट हो जाएगी। इसका कहीं मतलब जितने लोग इलेक्टोरल एनालिसिस करते हैं वो कोई भी नहीं बोल रहा था। आपके चैनल में भी आप लोगों ने जबरदस्ती किया था कि जो है नहीं नहीं बताइए बताइए, वो हम लोग उससे उससे बचने पूरी तरीके से साफ साफ उससे बच रहे थे, क्योंकि जो है हम लोग इस वजह से बचते हैं क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज वाला डेटा होता है उसको सीट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उससे कोई जो है फॉर्मूला नहीं है। तो जब फॉर्मूला नहीं है तो हम उस पर जबरदस्ती क्यों अपना वो जाने। लेकिन हाँ, ये माना जाता है कि ऐसा नहीं होगा कि जो है ऑल ऑफ सडन डेसिमेट हो जाएगा। तो ये मोटा मोटा जो है उत्तर प्रदेश का हो रहा है। इसमें एक चीज जो बड़ी जो है लोगों ने खूब इस आज तो सुबह से ही लोग लगातार हर कोई यही चिंता कर रहा है कि बीएसपी को क्या हो गया, बीएसपी को क्या हो गया, दलित पॉलिटिक्स का क्या होगा, अम्बेडकरवादी आंदोलन का क्या होगा। देखिए, बीएसपी के साथ जो हो रहा है ये मतलब ऐसा नहीं है कि 2019 के चुनाव पर हमसे लोगों ने कहा कि आप समीक्षा लिखिए पार्टियों की, और मैंने द प्रिंट हिंदी वर्जन पर जहां मैं पहले लिखता था उस पर मैंने 3-4 आर्टिकल बीएसपी को लेकर लिखा, कांग्रेस को लेकर लिखा कि हाँ इन पार्टियों में क्या दिक्कत आ गई है, क्यों नहीं जो है नहीं निकल पा रहे हैं। उससे वो जो जो पार्टी के अंदर जो समस्या है वो समस्या जो है कंटिन्यू में बनी हुई है, और जब वो कंटिन्यूटी में बनी हुई है तो आपको एक के बाद एक डिफीट मिलेगी और आगे भी मिलेगी। अभी जो है अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है, बस केवल 10-12% वोट जो है वो 2-3% में चला जाएगा, उसके बाद आपके पास कुछ बचेगा नहीं। मतलब अभी भी 10% वोट रख के क्या फर्क पड़ता है जब आपके पास एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है। एक एमपी है, कल को वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए, उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है लार्जर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। दिक्कत यहां ये हुई है कि जो दलित समाज के लोग हैं उनमें एक जो है भावनात्मक एक चीज होता है समर्थक, किसी नेता का समर्थक होना, और दूसरा चीज होता है साइकोफैन होना। तो साइकोफैंसी बेसिकली मेंटल डिजीज होती है, दिमाग की तौर पर
उसको कहा जाता है हालत, दिमागी तौर पर वो लोग सही नहीं होते हैं। सो बीएसपी के जो नेतृत्व है, उन्होंने एक साइकोफैन, उनके कुछ साइकोफैन है, जो साइकोफैन जो है उस पार्टी में किसी भी तरीके का कोई भी परिवर्तन होते हुए देखना नहीं चाहते, कोई चेंज होते हुए देखना नहीं चाहते, और जिस वजह से इस हालत में पहुंच रहे हैं। सो वो जो है पार्टी के अंदर क्या क्या हो सकता है, उसको एक मतलब उसका एक सिस्टमैटिक एनालिसिस की जरूरत है, मतलब उस पर बात की जा सकती है आगे। सो अगर आप कुछ और जानना चाहेंगे यहाँ तक तो नहीं नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलते रहिए, उसमें हम अब बीच में हम सवाल आपसे ले लेंगे फिर। देखिए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम केवल बहुजन समाज पार्टी में नहीं है, ये प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी में भी है, और ये प्रॉब्लम जो है तमाम अन्य विपक्षी पार्टियों में है। वो प्रॉब्लम ये है कि इन पार्टियों के अंदर, मैं 100 बार कहता हूं कि आज की डेट में भारत में सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये कहता हूं कि सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक भारतीय जनता पार्टी है, तो लोग तुरंत पूछना शुरू कर देते हैं कि आरएसएस कितना लोकतांत्रिक है, ठीक। तो लोगों का जो है बेसिकली अपनी जो गलत चीज है उसको डिफेंड करने के लिए उनको बहाना चाहिए होता है। आरएसएस तो चुनाव नहीं लड़ता है ना। जो संगठन चुनाव नहीं लड़ता है, जो सामाजिक संगठन, उससे आप किसी भी चीज की जवाबदेही नहीं मांग सकते। उससे आप ये नहीं कह सकते कि आप अपना अकाउंट ओपन करिए, बताइए कितना पैसा आपको मिल रहा, कितना ये मिल रहा, उन सारे उसको कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो पार्टियां जो है राजनीतिक पार्टियां होती है, राजनीतिक पार्टियों का एक जो है एक उनका एक वर्किंग स्टाइल होता है, उनका एक सोसाइटी में फंक्शन होता है, और वो फंक्शन सामाजिक आंदोलन का नहीं होता है। उनका लार्जर फंक्शन है कि जो है चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, कैंडिडेट नॉमिनेट करना, ये सारा काम है। जो सामाजिक फंक्शन होता है उसको सामाजिक संगठन बना दिए जाते हैं, वो सामाजिक संगठन करते हैं। यहां पर क्या हुआ है कि जो पार्टियां हैं इनमें पहला चीज जो खत्म हुआ है वो है इंटरनल डेमोक्रेटिक प्रोसीजर। इंटरनल डेमोक्रेटिक प्रोसीजर खत्म होने की वजह से पूरी की पूरी अकाउंटेबिलिटी जो होती है, नैतिक जिम्मेदारी या इवन किसी भी तरीके की अकाउंटेबिलिटी, उसका सत्यानाश हो चुका है। कोई जो है, ये आप कांग्रेस पार्टी में भी देख लीजिए, ये यहां पर देख लीजिए, और इसको इसको सत्यानाश करने में एक जो है नेताओं के समर्थकों का एक झुंड बहुत जिम्मेदार होता है। वो झुंड जो है कांग्रेस में गांधी परिवार के आसपास चपक के रहता है, वो उनको कोई चेंज नहीं करने देता, क्योंकि अगर वहां चेंज होगा तो उसकी पोजीशन खत्म हो जाएगी। उसी तरीके का झुंड जो है कुछ बहुत थोड़ा सा समर्थक बहुजन समाज पार्टी में भी है, जो कि उसके अंदर किसी भी तरीके की रिफॉर्मिज्म का जो है वो बातचीत नहीं होने देता है, कुछ कुछ हो भी जाए पार्टी में। तो इस वजह से आप देखेंगे कि जब जब जो है ये पार्टी मत कितना भी इलेक्शन खराब परफॉर्मेंस कर ले, उसमें कुछ नहीं होता है। मायावती को तो इसका अनुमान पहले से ही था। उन्होंने परसों, आज चुनाव का रिजल्ट आ रहा है ना, परसों ही अपने जो चंगू मंगू लोग हैं उनको बुला के और खुद को 5 साल के लिए फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लिया, अपने भतीजे को कोऑर्डिनेटर बना लिया, अपने भाई को उपाध्यक्ष बना लिया, मिश्रा और उनके 2-4 जो आसपास के लोग हैं उनको जो है राष्ट्रीय महासचिव बना के एकदम फिट हो गए हैं, बैठे हुए हैं, कम अगले 5 साल तक डटे रहेंगे, हमारा कुछ आप कर नहीं सकते। वो तो ये तक नहीं करते कि चुनाव के बाद क्या समीक्षा है, क्या हुआ है, उसको उस पर भी बात कर लें। अच्छा, उसमें एक और भी चीज, इंटरेस्टिंग चीज जुड़ गई है, ईवीएम जुड़ गई है। जब कुछ नहीं हो तो आप कह दीजिए कि ईवीएम दोषी है, क्या करना। हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग के कहावत कहते थे कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, तो जब आपको नाचना नहीं कह दीजिएगा आंगन टेढ़ा है ठीक। तो वही हालत है कि यही हो गया है कि जो है आप काम नहीं कर रहे हैं, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन और इन पर कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, घर पे आराम से बैठे हुए हैं और कह रहे हैं हाँ हाँ ये सब जो है, जब कुछ गड़बड़ हो तो बता दीजिए कि ईवीएम दोषी है। एक बार कहिए कि विपक्षियों ने साजिश कर लिया, एक बार कहिए कि मीडिया ने दोषी है, एक बार कहिए कि देश के बुद्धिजीवियों ने हमारे खिलाफ माहौल बना दिया, तो एक बार कहिए कि यादवों ने नहीं वोट दिया। तो तमाम जो है एक्सक्यूजेज। कांसी राम कहते थे कि तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते हजारों हैं, तमन्ना झूठी हो तो बहाने ही बहाने हैं। तो एकदम मतलब चेले हैं उनके लोग ना, तो उनका वो उठाया है कि बहाने ही बहाने तो है ही, वो वाला लाइन उठा
आधा ले लिया, आधा ले लिया। तमन्ना अरविंद, मेरे कुछ साथी हैं, दोस्त हैं, मेरे छात्र भी हैं। मैंने एक ब्राह्मण विशेष सीरीज चलाया था उत्तर प्रदेश में, और एक वीडियो मैंने डाला था जब चुनाव शुरू हो रहा था, उसी आसपास, या पहला चरण हो चुका था, और उसका नाम था ब्राह्मण विशेष। और आपको याद होगा, मैंने ट्विटर फेसबुक पे लिखा था कि ब्राह्मण वोट कोई नाराज नहीं है, कहीं नहीं जा रहा है, वो बीजेपी आरएसएस को ही देगा। उसमें लोगों ने मुझे बहुत गालियां दी थी और कहा था कि बीजेपी के एजेंट हैं तो आरएसएस के आदमी है, तमाम तरह के लोग जो है। लेकिन अल्टीमेटली आज जो रिजल्ट आया है, और रीता जो जोशी है बहुगुणा, उन्होंने कहा है कि देखिए, हम लोग इतिहास के छात्र है ना, दिमाग में घुसते हैं कि ब्राह्मण सपा के साथ या बसपा के साथ तभी रह सकता है कि जब ये दोनों पार्टी आमने सामने हो, जब उनका घर मजबूत है। तो अपर मैंने तो कल एक जर्नलिस्ट का मेरे पास फोन आया था कि आप कहीं स्टूडियो में आइए। मैंने कहा कि पहले एक क्वेश्चन होता है, तो मेरे पास पूरा डेटा, हम लोग का सर्वे रखा हुआ, हमने सर्वे करवाया था। और ये नहीं कि आज की तारीख में मेरे व्हाट्सएप पे 2 दिन पहले मेरे पास रिजल्ट आ गया था। रिजल्ट यही था, 235 से 45 तक जो है बीजेपी जीत रही थी। तो हमारे नेता, क्या लग रहा है कि उनको कंफ्यूजन है कि आप फरसा लेके और गणेश लेके, गदा लेके, राम लेके, आपको नहीं लगता है कहीं एजेंडा की कमी है? कोई दलित एजेंडा नहीं चुनाव का। नहीं, एजेंडा की नहीं, मतलब कामचोरी की कमी है। देखिए होता क्या है कि 2007 में हुआ ये कि उस समय बीजेपी बहुत ही संक्रमण काल से गुजर रही थी। बीजेपी में बहुत झगड़ा चल रहा था। वो झगड़ा इस वजह से चल रहा था क्योंकि बीजेपी को जनसंघ के जमाने से ही वाजपेयी और आडवाणी चलाते थे। 2004, हाँ, तो 2004 के बाद जो है आडवाणी की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने कहा कि अब मैं जो है संन्यास ले रहा हूं, पार्टी से हट रहा हूं। अब उन्होंने कहा था कि प्रमोद महाजन और लाल कृष्ण आडवाणी को कि अब यही बीजेपी के राम लक्ष्मण होंगे, ठीक है। लेकिन उसमें एक बीच में और गड़बड़ी हो गई, एक ट्रेजेडी हो गई कि प्रमोद महाजन जी को उनके भाई ने जो है गोली मार दिया। जो है 2006 के आसपास, 2006 अप्रैल 2006 की घटना है। उनके भाई ने गोली मार दिया जिसकी उनकी अनटाइमली डेथ हो गई। तो प्रमोद महाजन बीजेपी को बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जो बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन को पूरा हैंडल करते थे। फिर जो है बचे अकेले लाल कृष्ण आडवाणी। तो लाल कृष्ण आडवाणी उसी बीच में पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में उन्होंने बयान दे दिया, ना सेकुलर आदमी थे। तो इसको लेकर जो है बहुत विवाद हो गया और विद इन आरएसएस जो था वो आडवाणी से बहुत नाराज हो गया और उसको पता चल गया कि बेसिकली अब आडवाणी, चूंकि जब आडवाणी और प्रमोद महाजन और वाजपेयी की जो तिकड़ी थी उसमें 2 लोग जा चुके हैं, तो नाउ यू नीड न्यू लीडरशिप। आपको नए लोगों को यहाँ पर फेस करना है। जिस वजह से उन्होंने आडवाणी को जबरदस्ती किया कि आप पार्टी की प्रेसिडेंटशिप छोड़ो, और वो छोड़े। फिर नितिन गडकरी को उन लोगों ने महाराष्ट्र विधान परिषद के नेता से, मतलब नितिन गडकरी कभी राष्ट्रीय पोस्ट होल्ड नहीं किए थे, उनको भेजा। तो कुल मिला के बीजेपी उन दिनों जो है बहुत ही खराब हालत में थी, ठीक है। इंटरनल जो है बहुत दिक्कत थी। अब ऐसी इंटरनल दिक्कत की वजह से इधर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में जो है मिस गवर्नेंस और तमाम चीजें, कुछ मर्डर वगैरह, अपराध, ये सब बढ़ रहे थे। तो ऐसे हालत में ब्राह्मणों ने, कांग्रेस की हालत बहुत अच्छी थी नहीं उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में ब्राह्मणों के बहुत थोड़े से सेक्शन ने, ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा सेक्शन कोई जो है कर दिया हो, एक थोड़ा सा सेक्शन जो है वो मूव कर गया बीएसपी की तरफ। अच्छा, उसको लेकर चूंकि ये समुदाय जो है बहुत पढ़ा लिखा है, जगह जगह मीडिया में है, तो इन लोगों ने बहुत हवा बिल्कुल क्रिएट कर दिया कि पूरा ब्राह्मण स्विच हो गया और जो है अब आप जो है सरकार बना लेंगे। बाकी कुछ जो विधायक थे ब्राह्मण, उनको मंत्री बनना था, तो उन लोगों ने बिल्कुल कहा एकदम बहन जी आपको बस पूरा ब्राह्मण अब प्रधानमंत्री ही बना के एकदम लेगा, ठीक है। सो इन्होंने पूरा का पूरा अपना जितना प्रीवियस था सारा का सारा बंद कर दिया कि मीडिया हाउसेस था उसको भी कहा बंद करो। इसको पहले कहा कि इसमें मनुवादी और ब्राह्मणवादी जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे, ठीक। फिर कुछ दिन बाद जो है फिर कहा नहीं, इसको पूरा ही बंद कर दो।
तो मीडिया हाउसेज अपना बंद कर दिया। उसके बाद जो है प्रेस, उसी दौरान जो है प्रेस मीटिंग बुला के कहा कब से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पार्टी का स्लोगन नहीं होगा, अब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय स्लोगन हो। तो बहुत कुछ किया कि जल्दी से, जिसको हमें कहते हैं कि बेल निगल लेना, हमारे यहाँ एक कहावत है अवध में कि बेल निगलने की कोशिश की, बस अब हम प्रधानमंत्री ही बन जा रहे हैं अगली बार 2019 में। तो वो बेल निगलने की कोशिश हुई है। इसके बाद आप देख ही रहे हैं कि क्या परिणाम है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्राह्मण समाज जो है उत्तर प्रदेश में वो माहौल बनाता है, और माहौल इस वजह से बनाता है ताकि उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़े अलग अलग पार्टियों में, और वो बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ा लेता है, टिकट ले लेता है आपसे ढेर सारा। बहुजन समाज पार्टी ने भी सबसे ज्यादा टिकट तो ब्राह्मणों को ही दिया ना। समाजवादी पार्टी ने भी 39 टिकट दिया ब्राह्मणों को, जम के लोगों ने टिकट दिए, क्योंकि उन लोगों ने पूरा हवा खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने भी खूब जम के दिया। अगर सारी पार्टियों का टिकट आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट मिला है, चारों पार्टियां मिला के। क्यों? क्योंकि इस समुदाय ने पूरा खूब हंगामा खड़ा किया। हर जिले में दूसरी सीट पर जो है ब्राह्मण कंटेस्ट कर रहा था, अगर एक एक पार्टी को दूसरी पार्टी को जोड़ दीजिए तो ये पूरा मतलब इकोसिस्टम का खूब बढ़िया माहौल तैयार किया था। और जो अच्छा माहौल जो है उसकी वजह से ये हुआ। आप देखिए, मेरा जो है इंडिया टुडे पर मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि लास्ट 2 फेज में कितने ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, कितने ठाकुर कैंडिडेट हैं, सबका लिखा था, चारों पार्टियों का। उसमें ब्राह्मण सबसे टॉप पर है। वो माहौल बनाया उन्होंने। अब इस माहौल में ये लोग पड़े हुए हैं तो पड़े हुए हैं। लेकिन तो एक बात ये जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि मायावती बेवकूफ बन गई, ठीक है। मायावती एक्चुअली है ही वैसी। उनको वो कभी भी जो है बहुत ही शार्प पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर नहीं थी मायावती, बहुजन समाज पार्टी के अंदर, नेतृत्व के अंदर वो शार्प ऑर्गेनाइजर नहीं थी। उनको कांसीराम जी डिप्यूट सिर्फ इस वजह से किए हुए थे क्योंकि उनको एक महिला फेस चाहिए था, जिससे जो है वो मींस इलेक्टोरली महिलाओं के साथ कनेक्ट कर सके, और उससे ज्यादा नहीं था। अब लोगों ने मान लिया है कि बहुत बड़े दिमागदार हैं, तो मानने दीजिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। सही कह रहे हैं आप। चलिए, मैंने लगातार हम लोग बात करते रहे इसमें। अब ये बताइए कि कांग्रेस ने चन्नी को 3-4 महीना पहले सीएम बनाया, उससे फेस पे लड़ा, वहां से बड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। हाँ, बहन साफ हो गई यहाँ पे। व्हाट इज फ्यूचर? देखिए, एक तो है ना, दलित से शुरू होकर बहुजन, बहुजन से सर्वजन पे गया। हमें क्या दलितों में इतनी ताकत थी कि सर्वजन का लीडर बन ले या बहुजन का लीडर बन ले? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं थी ना, उसकी कोई जरूरत नहीं है दलित पॉलिटिक्स में। मतलब ये पता नहीं कहां से ये सब जो है जुमले चलने लगे कि हमें हुक्मरान बनना है, हमें जो है शासक बनना है। ये सब जो है, ये सब मतलब फर्जी की बातें हैं। मेरे हिसाब से जो है आपको अपना हिस्सेदारी की बात करनी चाहिए कि आपकी कितनी हिस्सेदारी बनती है। अपने सामाजिक उत्थान पर बात होनी चाहिए कि हाँ कितना जो है सोशल वेलफेयर हमारा हो रहा है, ये तमाम चीजें होनी चाहिए। अभी देखिए हुआ ये है कि ये भी मतलब इसमें भी मैं देखता हूं कि हालांकि बहुत नुकसान होने जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक जो पावर थी वो पावर खत्म हो रही है, हुई है। लेकिन तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी, मतलब यहां से रास्ता ये भी निकलता है कि बहुत ओवर पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है दलितों का, बहुत ओवर पॉलिटिसाइजेशन हो गया है। और इस ओवर पॉलिटिसाइजेशन की वजह से लोगों में एंजाइटी है, डिप्रेशन है। मेरे पास लोग मैसेज करते हैं, ऐसे ऐसे मैसेज करते हैं कि अरे हमारे पास हमारा क्या होगा, ये होगा। अरे भाई, आपको कोई खा नहीं जाएगा, आप खत्म नहीं हो जाओगे। आज से नहीं, बीजेपी 2014 से रूल कर रही है, क्या हो गया आपका, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई जो है नरसंहार कर देने जा रहा है या ये वो होने जा रहा है। तो ये जो है, जो अननेसेसरी का ये फियर फैक्टर, जो हालांकि ये नेता भी जनरेट करते हैं कभी कभी, जो है ये फियर फैक्टर लोगों को रिमूव करने की जरूरत है। खासकर यंग लोगों को इस फैक्टर से ओवरकम होने की जरूरत है। दूसरी चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज होने जा रही है, दलितों में बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ा चंक छोटी छोटी सरकारी नौकरियों के पीछे पूरा अपना वक्त लगाता था। वो अब जो है बीजेपी चूंकि पावर में है, तो वो मैसिवली, बहुत एग्रेसिवली जो है
उसको प्राइवेटाइज करेगी। उसमें मतलब आपको कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मीन्स उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में लोग पीसीएस उसीएस की तैयारी करते हैं। अब वो जो है गवर्नमेंट वहां पर भी इलेक्टरल एंट्री उंट्री ये सब लगाएगी, ये सब होने जा रहा है। तो इन सारी जगहों से एक बड़ी एंजाइटी क्रिएट हो सकती है सोसाइटी में। लेकिन तो दूसरे इसके अलावा लेकिन तो तमाम इसके बाद एक चीज ये भी होता है कि अगर कम्युनिटीज अपनी रणनीति बदले, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तो ये है कि आप जो है उसके लिए पीछे पड़े रहिए, उसको ढूंढते रहिए, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कम्युनिटीज ही अपनी रणनीति बदल लें। तो अपनी रणनीति में ये हो सकता है कि नई टेक्नोलॉजीज और ये जो नए नए फील्ड हैं, अपने आप को इन सब फील्ड्स में अगर लोग जो है झोंकेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतरीन होगा। मुझे बहुत देख के जो है दया आती है, रहम आता है कि जब मैं जेएनयू में अपने साथियों को देखता था, पीएचडी करने वाले लोगों को, दिन भर सुबह से उठ के, मतलब ये वंचित तबकों के छात्रों की बहुत खराब आदत थी कि सुबह से उठ के शाम तक, रात के 11 बजे तक वो बैठ के मायावती, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, यही वो किया करते थे। वो पीएचडी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, जो छात्र हैं वो उनको जो है, जो खासकर पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उनको इन चीजों से अब हटना होगा। और अगर नहीं हटेंगे तो बहुत नुकसान उठाएंगे। जी, आज चंद्रभान जी आए थे, उनसे बातचीत हो रही थी। हाँ, तो बड़ा दिलचस्प बात सब कह रहे थे कि अब 80 के बाद जो है दलितों में तोंद आना शुरू हुआ, तोंद, पेट निकलना शुरू हुआ। और वो एक सर्वे किताब निकाल रहे हैं, कह रहे हैं 50 के दशक में मैंने एक क्वेश्चनर भेजा है दलित प्रोफेसरों के पास कि 50 दशक में कोई तोंद वाला दलित आपको दिखा था? उसमें से 20 ने कहा कि नहीं दिखा। तो बोले 80 के बाद तोंद वाला दलित आया। तो तोंद वाला दलित आके जो जगजीवन राम को ही गाली दे, पहले काउंटर करना शुरू किया, जगजीवन राम गद्दार है, ये है। उसी जगजीवन की वजह से इतने सारे लोग, उन्होंने डाटा दिया कि रेलवे में जितना अनुपात ज्यादा लोग थे, तो पोस्टल ऑफिस में ज्यादा लोग थे। आपके ही चैनल पे खत्म कर दी जगजीवन राम को खाली गाली देने में। आपके ही चैनल पे मैंने जो है जगजीवन राम पर जब वो बातचीत हुई थी उनकी जयंती पर, तो मैंने बोला था ये बात कि वो जिस मंत्रालय में थे उसी मंत्रालय में दलितों की संख्या बढ़ी हुई थी। आप अपने चैनल के नीचे जाके एक बार उस पर कमेंट खुद पढ़ लीजिए और देखिए कि किस तरीके, हमें भी पड़ी थी, आपको भी पड़ी, सबको गाली पड़ी। तो मैं जानता हूं, लोग हमें बताते हैं। तो वो एक जो साइको फैन क्रिएट हुआ था, वो साइको फैंसी थी। और वो साइको फैंसी सिर्फ इस वजह से थी कि जगजीवन राम को गाली देने का सिर्फ ये था कि ताकि जो है लोग उनको खतरा मानते थे कि जब तक वो हैं। बेसिक बात ये है कि दलित उनको समर्थन करते थे, तो उनसे समर्थन छीनना था दलितों का, तो तभी छीना जा सकता था जब उनको आप गाली गलौज दे के जो है उनकी क्रेडिबिलिटी को खराब कर दीजिए। तो वही रणनीति थी, वो रणनीति थी, उसमें कोई जो है पॉलिटिकल रणनीति थी, उसमें कहीं कोई सब्सटेंस नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था जो उनके लिए कहा जा रहा था जगजीवन राम को। तो मेरा जो अभी के उसमें जो है, जो ये चुनाव है, इसमें ये मैं कहूंगा ये इस तरह मेरे साथ भी था 2014 के बाद जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था, तब मुझे भी लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया, पूरी दुनिया खत्म हो गई। 2-3 दिन तक बीमार भी मैं रहा था उन दिनों, मैं खुद की भी बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर ग्रेजुअली समझ में खुद आ गया कि नहीं, आपको जो है री इन्वेंट करना चाहिए। और ऐसा नहीं होता कि पूरी दुनिया आपके पीछे जो है वो पड़ी हुई है और आपके पीछे कांस्पिरेसी कर रही है और अब आप खत्म हो जाएंगे, ये चीज कतई नहीं है। ये दलितों के साथ तो कतई नहीं होने जा रहा है। और बशर्ते कि उनको भी अपने आप को जो है जो ये पॉलिटिकल नेता हैं और इनके पीछे अब नहीं भागना है आपको, जो है खासकर जो विश्वविद्यालय में लोग पढ़ रहे हैं, उन्हें जो है नई रणनीति के तौर पर बढ़ना है और देखना है कि हाँ क्या क्या चीजें हो सकती हैं। मैं ये बात बार बार कहता हूं कि आज की डेट में मैं जानता हूं यहाँ लड़के जो हम लोगों के साथ जो है आए, 1 साल का मास्टर डेटा साइंस वगैरह में किए और वो करोड़ों रुपए का पैकेज पाए हुए हैं। मतलब आप सोचिए कि वो 10 साल में
10 करोड़ रुपया कमा लेंगे, और जिससे कि जो है वो पूरा गांव चाहे बदल दें। तो इन इन सारी चीजों पर भी इन हमारे जो समाज के नए लोग हैं उनको इस दिशाओं में काम करने की जरूरत है। हम लोगों में दलित पॉलिटिक्स में ये बहुत बड़ी दिक्कत हुई है, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे रिसर्चर हो, सब में नेता बनने की बड़ी चुल लगी हुई हाँ है और पार्टी बनाने की बड़ी चुल लगी हुई। अधिकारियों अरविंद, पूछिए मत जी। अरविंद आज एक दिलचस्प बात हम लोग कर रहे थे, चंद्रभान जी कह रहे थे हाँ कि जिससे पूछिए रिटायर होके आके करोड़ रुपया लेके आया, ठीक है। मुझे बाबा साहब ने कहा था हुक्मरान बनना है, हुक्मरान। बाबा साहब ने कहा हुक्मरान बनना है, बाबा साहब ने कहा था हुक्मरान बनना है। तो हुक्मरान बनने के लिए जितने इंटेलेक्चुअल्स पैदा कर रहे थे, जितने इंस्टीट्यूशंस पैदा कर रहे थे, वो नहीं कह रहे खाली टिकट लेके हुक्मरान बनना है। हाँ हम लोग जैसे काम करते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए बोले तो उसमें ये लोग फंडिंग नहीं करता, लेकिन नहीं, टिकट कतई लेने के लिए करोड़ रुपए देता है। कतई नहीं, वो सब बिल्कुल नहीं। अपने गांव में तो एक लाइब्रेरी तो बनवाता नहीं है, अपने पड़ोस के भाई हाँ, के लड़के की जो है फीस तो भर नहीं रहा है लोग, ठीक है। तो ये सब जो है वो केवल वही करना, हमको ही हुक्मरान बन जाना है। तो मुझे लगता है कि जो हम मैं पुराने लोगों की बात नहीं करता हूं कि वो लोग कैसे सोचते हैं, लेकिन जो नई जनरेशन के लोग हैं, जो नए छात्र हैं, उन लोगों को नए सिरे से सोचना चाहिए। उनको अपने सोच का एक चीज होता है कि पैराडाइम शिफ्ट करना, सोच का पैराडाइम बदलना है। पैराडाइम जब आप बदलेंगे तो चीजें चेंज होंगी। आपको उस तरीके के साथ नहीं कि वही ढोल पीटते रहना है जो ढोल 1950 में पीटी जा रही थी, तो उससे आपका, हुक्मरान हाँ, उससे आप हुक्मरान नुकसान ही उठाएंगे और कोई बेनिफिट होने नहीं जा रहा उससे। अरविंद आखिरी सवाल, बीएसपी से कोई उम्मीद रीइन्वेंट कर पाएगी, रिट्रीव कर पाएगी, वापस आ पाएगी, या फ्यूचर जनरेशन जो दलित है उनको अपना एजेंडा सेटिंग खुद करना होगा? देखिए, कोई भी पार्टी रिवाइव तब करती है, उसमें पार्टी में एक चीज होता है कि जो जिस तरीके का बीएसपी है उसमें एक जो कल्चर है, मायावती वाला कल्चर, वो पूरा कल्चर चेंज करना होगा, ठीक है। और उस कल्चर को चेंज करने के लिए मतलब नेता को हटाना होता है। पहले आपको नेता हटाएंगे, फिर धीरे धीरे उसके समर्थक को हटाएंगे, फिर आप जो है उसमें नए लोगों की एंट्री कराते हैं। ये वेस्टर्न पॉलिटिकल पार्टीज में, जो पश्चिमी देश हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, तमाम जगहों पर पॉलिटिकल पार्टीज में होता क्या है कि पार्टी अध्यक्ष और इन सारे पद के लिए इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो पार्टी के अंदर इंटरनल इलेक्शन मैंडेटरी है। कांग्रेस पार्टी में भी इंटरनल इलेक्शन हुआ करता था, और वो इंटरनल इलेक्शन इंदिरा गांधी ने बंद किया 1971 में। नहीं तो पहले कांग्रेस में हर चुनाव जो है, हाँ, कांग्रेस के पदाधिकारियों का, हर पदाधिकारी का चुनाव जो है इलेक्शन से होता था। तो फिर जो है कांग्रेस का ही देखी देखा बाकी पार्टियों ने भी किया। कांसीराम वगैरह सब लोग कांग्रेस के समय के नेता, इंदिरा गांधी के समय के नेता थे। जैसे इंदिरा गांधी पार्टी चलाती थी, उसका देखी देखा इन लोगों ने भी ये काम करना शुरू किया। इससे हुआ ये कि जब पार्टी में प्रॉब्लम आती है, इंटरनली दिक्कत आना शुरू हो जाती है, तो या कोई व्यक्ति जो है लालची व्यक्ति जो है कब्जा कर लेता है चीजों को, तो उसमें रिफॉर्म की कोई पॉसिबिलिटी बचती नहीं, ठीक है। या तो टॉप नेता जो है इज्जत के साथ पद छोड़ दे, ठीक। तो इज्जत के साथ जो अपने यहाँ पद छोड़ने वाला है, वो फॉर एग्जाम्पल वो तभी लोग छोड़ते हैं जब उनके बेटा बेटी होता है, तो बेटा बेटी को पकड़ाने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन वो भी कोई जरूरी नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का हाल देखा आपने कि आराम से जो है मुलायम सिंह यादव छोड़ नहीं रहे थे, तो जबरदस्ती जो है, जिसको कहते हैं फोर्सफुली, अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों के साथ, युवाओं के साथ मिलके हटा दिया अपने चाचा उचा को, पद से हटा के जो है खुद उसमें कब्जा कर लिए। ऐसे ही दक्षिण भारत में हुआ था, और वो हुआ था एनटी रामाराव के साथ। चंद्रबाबू नायडू ने जो है उनकी पूरी पार्टी पर ही कब्जा कर लिया था, जो उनके समर्थक, उनके दामाद थे। बीएसपी में भी दो ही तरीके से, कोई भी पार्टी के अंदर इंटरनल मैकेनिज्म नहीं है। हर पार्टी के अंदर इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है जिसके तहत वो सुधार आए, कोई जवाबदेही तय की जाए। वो इंटरनल मैकेनिज्म है नहीं, और जब इंटरनल मैकेनिज्म नहीं है तो उसमें कोई सुधार नहीं आएगा। मैं जो है 2000, आप अभी से देख रहे हैं, मैं 2009 से देख रहा हूं। 2009 में जब हारे थे लोकसभा चुनाव, तो जानते हैं क्या बहाना था?
सबसे पहले 2007 का इलेक्शन के हारने के बाद जो है सबसे पहले हारे कुछ प्रदेश के कुछ विधानसभाओं में बाई इलेक्शन हुआ, वो हार गए। तो उसमें जो है इन्होंने बहाना बनाया, कहा कि ठीक है, बहाना कहा कि ऐसा करते हैं, अब बाई इलेक्शन ही मत लड़ो। ठीक, तो बाई इलेक्शन लड़ना बंद कर दिए, ताकि चुनाव हारेंगे तो आप बहाना नहीं बना मतलब बाई इलेक्शन हार जाएंगे तो कह देंगे कि हम तो बाई इलेक्शन लड़ते ही नहीं। फिर उसके बाद दूसरा काम क्या हुआ, 2009 में जब चुनाव हार गए, तब कहे कि हमारा जो कुल वोट प्रतिशत है, कुल वोट है, वोट प्रतिशत नहीं, कुल वोट, वो बढ़ गया है। तो मान लीजिए इस बार 4 लाख पाए हैं तो अगली बार 5 लाख पा गए। लेकिन वोट प्रतिशत तो हमेशा काउंट होता है जो है परसेंटेज में, कि परसेंटेज में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वो तो देखा जाता है कितना पोल हुआ ना, पोल में आपका शेयर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, कि अब्सोल्यूट नंबर में कभी भी कुछ नहीं काउंट होता कि जो है 30 मिल रहा है या 40 मिल रहा है। सो उस समय वो बहाना बना लिया। 2012 हार गए, तो 2012 में भी बहाना बना लिया कि जो है मुसलमानों और उन लोगों ने के में दुष्प्रचार कर दिया गया, तो हमारे हमारे फेवर में वोट नहीं दे पाए। फिर उसके बाद 2014 आ गया, 2014 में भी एक दूसरा बहाना, 2014 वाला बहाना हमें देखना होगा कि क्या 2014 में बहाना बनाया था। और 2017 ईवीएम था शायद 2014 में। नहीं नहीं, 2017 में ईवीएम था। अच्छा, हाँ, ईवीएम तो 2017 में आया, कि 2017 में फिर जब हार गए तो कहे ईवीएम में गड़बड़ी है। फिर 2019 में हार गए तो कहे कि वो यादवों ने हमको वोट नहीं दिया। ठीक है, अब 2022 हार गए हैं, अभी मैं इंतजार कर रहा हूं कि नया बहाना क्या होगा। तो इसके बाद वो पूरा अपडेट करना है कि मुझे, कि जो है 2007 चुनाव जीतने के बाद जब हारना शुरू किए हैं तो क्या क्या बहाना बनाया गया है। पिछले 12-13 साल में जो है बहानों की लिस्ट बनानी है, कि फहरिस्त, कि क्या क्या बहाना बनाया गया है। वो 2014 वाला एग्जैक्ट मुझे ध्यान आ नहीं रहा है कि क्या जो है बहाना था, लेकिन 2014 में भी कुछ अच्छा मतलब सुंदर सा बहाना था। तो इसमें देखिए कोई जो है पार्टी की, एक चीज होता है व्यक्ति की नीयत हो, अगर नीयत ही सही हो तो भी हो सकता है। लेकिन तो जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती की कार्यशैली रही है पिछले 20 सालों में, उस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूं कि उनकी नीयत कभी भी सही नहीं रही है। मतलब खासकर कांसीराम ने जो है पार्टी के संसाधन, हर पार्टी का अपना संसाधन होता है, कि पार्टी की ऑफिस है, शहरों में जो है प्राइम लोकेशन पे पार्टी की ऑफिस होती है, जिलों पर जो पार्टी की ऑफिस होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है, वो सब जनता के चंदे के पैसे से कलेक्ट करके खरीदी गई होती है। अब जैसे दिल्ली में करोल बाग में जो है पार्टी का राज्य कार्यालय है, अगर आप आज की डेट में करोल बाग में घर लेने जाएंगे तो आप घर नहीं ले सकते हैं, आप नहीं खरीद पाएंगे। हम प्रोफेसर और हमारे आप जैसे लोग 4 लोग मिल के तब भी नहीं खरीद पाएंगे। तो वो जो है वो सब पब्लिक की प्रॉपर्टी होती है। तो वो प्रॉपर्टीज को मैनेज वगैरह करने के लिए पार्टीज ने तरीका बनाया था। कांसीराम ने जो है कि ट्रस्ट बनाए थे। मायावती ने क्या किया कि वैसा ही उसी जैसे नाम का दूसरा ट्रस्ट बना दिया। ठीक है, फिर इस ट्रस्ट से उस ट्रस्ट में जिनको जिनको कांसीराम ने सदस्य बनाया था, अब नए ट्रस्ट में खुद सदस्य हो गई, और जो है मिश्रा हो गए, और एक आध दो लोग और भी उनके परिवार के इंटरनल लोग हो गए। इस ट्रस्ट से जमीन का ट्रांसफर उस ट्रस्ट के नाम करवा दिए। अब चूंकि वही है कि नाम ट्रस्ट है, बहुजन प्रेरणा ट्रस्ट, तो आपने कह दिया कि बहुजन सशक्ति प्रेरणा ट्रस्ट। ठीक, तो आम पब्लिक को क्या ही पता चलता है कि इसमें क्या डिफरेंस है। बट ये सब भी काम हुआ है इंटरनली, और इंटरनली जितने भी पार्टी के अंदर कंपटीटर थे, मतलब जहां से पॉसिबल कंपटीटर आ सकते थे, मुझे जो है पिछली बार लोगों ने 2009-19 में ये भी कहा कि आप जो है कुछ कुछ नाम बता दीजिए जो मायावती के वो हो सकते हैं। तो मैंने बताया, मैंने एक आर्टिकल लिख दिया जिसमें 4 लोगों का नाम बता दिया। आज की डेट में उन 5 लोगों का नाम बताया था, 4 बाहर हो गए, और जब एक एक को बाहर करना निकालना शुरू किया तो लोगों ने ये भी कहा आप तो बात तो सही कह रहे थे, कि जो है जैसे ये पता चलेगा वो धीरे धीरे करके सबका नाम निकाल देंगे, और निकाल दिया धीरे धीरे करके उन्होंने। तो ये सब ऐसी सिचुएशन में जो है कोई सुधार की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। सुधार देखिए उसमें अगर, जो कि असंभव है, मतलब इतना गट्स नहीं है दलितों में, ठीक है, इतनी हिम्मत नहीं है दलितों में कि वो कर पाए। और वो सुधार का तरीका यही है कि 1000-2000 लोग जाके और घर को घेर लें,
और कहें कि आप जो है कुर्सी छोड़ो। पार्टी आपने नहीं बनाया है, गांव देहात से लोगों ने लग के चंदा इकट्ठा करके लाठी गोली खा के गाली सुन के, ठीक है, लोग वोट देने जाते थे गाली सुनते थे, मुकदमा झेल के उन लोगों ने बनाया हुआ है। आपकी मेहनत मेहनत नहीं है, मतलब आपको, आपकी जितनी मेहनत थी उससे आपको कई गुना ज्यादा मिल गया भाई। आपको जो है करोड़ों, 4-4, 5-5 बार चीफ मुख्यमंत्री बना दिया गया। आपको जो है आपके भाई भतीजे से लेकर जो है हर कोई लाइविश जिंदगी जी रहा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जितना आपने कंट्रीब्यूट किया उसका कई हजार गुना आपको रिटर्न मिल चुका है। तो वो समाज ने दिया, वो हाँ क्या समाज ने दिया उनको कई गुना ज्यादा। समाज ने दिया है, उसमें कुछ नहीं है, मतलब बहुत लोगों ने जितना उन्होंने किया उसका कई गुना बहुत लोगों ने किया है, ऐसा कुछ नहीं है। और उसी बहुजन समाज पार्टी में ही लोगों ने किया है। लोग जो बिना जो है जाने बूझे जो है मर गए सारे के सारे लोग, कुछ बिना कुछ पाए हुए। तो वो जो है वो एक संभावना ये बनती है कि जो है लोग जो पार्टी के जो समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, वो शुभचिंतक अगर 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 की संख्या में जाके खड़े हो जाए और कहें कि नहीं अब हम आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप हटिए, और वो उसमें भी फिर भी वही बात होगी कि ऐसा नहीं है कि आप जो है एक मायावती को रिप्लेस करके दूसरा मायावती बैठा दीजिए, नहीं, आपको वही करना होगा कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को बहाल करना होगा। जो है पार्टी के कम से कम जो है जिला अध्यक्षों से या विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा और जिला स्तर के पदाधिकारियों से मिला के जो है नए आदमी का चुनाव करना होगा। पार्टी के संविधान को लागू करना होगा। मतलब मैं सरप्राइज होता हूं, ये पार्टियां अपने संविधान की इज्जत नहीं करती हैं और ये देश के संविधान का कैसे इज्जत करती हैं। जब मन आता है, जैसे मन आता है तैसे कहते हैं कि आज से परिवर्तन कर दिया गया, कि जो है अध्यक्ष, पहले पार्टी के संविधान में है कि एक आदमी 2 टेन्योर से बाकी से ज्यादा अध्यक्ष नहीं बन सकता। जब हमारा 2 टेन्योर खत्म हो गया, हमने कहा चलो आज से संविधान में संशोधन, अब जो है अध्यक्ष 5 टेन्योर तक रहेगा, ठीक है। फिर जो है अगली बार से संविधान में आपके ओरिजिनली बनाया था आपने कि 3 साल के लिए अध्यक्ष रहेगा, आपने कहा नहीं 3 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए अध्यक्ष रहेगा। मतलब वो व्लादिमीर पुतिन है। मतलब इंदिरा गांधी ने ये सारी बीमारी जो है वो सोवियत यूनियन से ली थी, ये जानते होंगे आप। ये सोवियत यूनियन का मॉडल है, ये सारा चीज जो है, ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का मॉडल नहीं है। जो हमारे यहाँ के नेताओं को ये बीमारी लगी, ये इनको लगता है कि जो अपने मतलब संविधान को पैर के जूते के नीचे रखते हैं, पैर के जूते के नीचे रखते हैं, कि जब मन किया, आज मन किया, लिख दिया उसमें कि हमारे भाई भतीजा परिवार कोई भी जो है पार्टी में पद नहीं होल्ड करेगा, ठीक है। 1 महीना बाद कहा नहीं, आज से ये क्लास खत्म, इसको काटते हैं, ठीक है। मतलब पार्टी का संविधान ना हो गया कि तो उसको जब आप जूते के नीचे रखते हो, ठीक, तो उनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो जो है देश के संविधान की इज्जत करेंगे। जब उनको भी मौका मिलेगा तो वो देश के संविधान की भी वही हालत करेंगे। ये लोगों को भूल जाना चाहिए कि जो जिनको लगता है कि जो है बस ये है कि मौका नहीं मिल रहा है, अलग अलग पार्टियों का शासन है, मल्टी पार्टी है, जनता है उसमें पीछे पड़ी हुई, तो ये सब जो है दिक्कत वाली बात है। बट लार्जली जो है ये केवल मतलब इन्हीं के लिए नहीं है, ये और भी पार्टियों के लिए है कि अगर लगता है कि जो है अगर आप वास्तव में चाहते हैं, और बहुजन समाज पार्टी वगैरह के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि जो है ये सारी पार्टियां एक आइडियोलॉजिकल लिगेसी और ये तमाम चीजें जो है वहां से कैरी फॉरवर्ड करती थी। तो अगर लोगों को लगता है हाँ ये हो, तो अगर ये कर पाए तो कर ले जाएंगे, बचा ले जाएंगे। देखिए आप 5 साल में रिज्यूनेट हो जाएंगे, दोबारा से खड़े हो जाएंगे। और अगर नहीं कर पाएंगे, और हमेशा ये बात ध्यान में होनी चाहिए, मैं यहाँ जब 2019 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ, यहाँ लोकसभा चुनाव, तो मेरे सामने ही सारा कुछ हुआ है और यहाँ की लेबर पार्टी चुनाव हार गई। तो चुनाव हारने के बाद जो है जो यहाँ के उनके पार्टी के सबसे बड़े नेता थे जेरेमी कॉर्बिन, उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देके वो अपना चुपचाप अलग हो गए और उन्होंने कहा कि जो है अब नए लीडर का इलेक्शन होगा। सो नए लीडर के इलेक्शन के दौरान मैं यहाँ फॉलो कर रहा था वो पूरा डिबेट और ये देख रहा था कि 3 कंटेस्टेंट थे, 3 लोग जो है चुनाव लड़ रहे थे।
तो तीनों लोगों के लिए ये कहा जा रहा था कि जब उनसे सवाल पूछा जा रहा था तो लगातार ये कहा जा रहा था कि अगर आप लोगों में से कोई एक जीतता है, मतलब 3 में से पार्टी के अंदर है तो एक ही जीतेंगे, तो बाकी जो 2 हैं उनको आप अपनी टीम में रखेंगे या नहीं रखेंगे, या उनके नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये हमेशा इंश्योर करना होता कि नेता जो होता पार्टी में अपनी पोजीशन बनाने के लिए हमेशा ये इंश्योर करता है कि जो उसके पोटेंशियल, जो उसकी सत्ता को चैलेंज कर सकता हो, उसको हमेशा बाहर करता है। ठीक, तो पार्टियों में ये नेता बाहर ना कर पाए किसी पोटेंशियल व्यक्ति को, ये तय करने की जिम्मेदारी, ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी पार्टी के समर्थकों में ही होती है। उन्हीं की ये नैतिक जिम्मेदारी है, वही ये दबाव बनाए। ये काम यहां बहुत आराम से होता, हमेशा ये पूछते कि ये आपके डिफीटिंग कैंडिडेट हैं, आपको ये चैलेंज कर रहे हैं, अभी आपकी नीतियों की ये आलोचना कर रहे हैं पार्टी के अंदर जब चुनाव हो रहा, वो जो है उनको आप बाहर नहीं करेंगे जब जीत जाएंगे। तो ये हमेशा हम लोगों को देखना होगा कि इस चीज को लेकर समर्थकों को विजिल यहां रहना होता है। अब समर्थक जो है क्या करते हैं, जैसे ही नेता किसी को बाहर करता है तुरंत उसके पीछे पड़ जाते हैं, कल तक उसका गुणगान कर रहे होते हैं, उसके बाद उसको कहना नहीं ये तो दलाल था, ये जो है वो था, कामचोर था, कुछ नहीं करता था, अपनी ही सीट नहीं जीत पाता था, तमाम तरीके के एलिगेशन ये सब लगाना शुरू कर देते हैं। तो वो जो है उससे भी लोगों को बचने की जरूरत है। और अगर इस तरह का कुछ वर्कआउट कर पाते हैं तो जाहिर सी बात है निकलेंगे, मतलब खड़े होंगे, और नहीं अगर ये कर पाते हैं तो नहीं निकल पाएंगे। चलिए, आज सर्वजन के नेता है, बहुजन के नेता है, लेकिन दलित पॉलिटिक्स का फॉल हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। बहुत अच्छे तरह से आपने समझाया और मुझे लगता है कि इतिहास में उतार चढ़ाव होते रहे और कोई नई दिशा, नई करवट जरूर राजनीति लेगी। शुक्रिया ये थे और सुनते रहिए, शेयर करिए, जल्दी थैंक यू। थैंक यू।